मूवी में हमें 18th सेंचुरी का टाइम दिखाया जाता है। एक लड़का एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी उस लड़के को उसके घर से आवाज आती है, तो वो बच्चे को बास्केट में रख के चला जाता है। फिर एक औरत वहाँ आती है और इस बच्चे को उठाकर दूर एक वाटरफॉल पर ले जाती है। वो उस बच्चे के गले में एक रोजरी डाल देती है और फिर अचानक उस बच्चे को वाटरफॉल से नीचे फेंक देती है और गॉड से प्रे करती है। फिर वो एक चर्च में जाती है और प्रीस्ट से कन्फेस करती है कि उसने एक क्राइम किया है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस औरत का सर काटकर एक केज में रख दिया गया है और उसका धड़ एक कुर्सी पर सिटिंग पोजीशन में है। उसके हाथों और पैरों की कुछ उंगलियां भी कटी हुई हैं और हम देखते हैं कि कोई शख्स आकर उस औरत की एक और उंगली काटकर कपड़े में लपेट कर ले जाता है। फिर हम एग्नेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी है। उसका होने वाला पति, जिसका नाम वुल्फ है, वो दूसरे गांव में रहता है। वो सब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं और वुल्फ और एग्नेस की पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। एग्नेस बहुत खुश है। सेलिब्रेशंस के बीच वुल्फ एग्नेस को अपने साथ आने को कहता है। वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो एग्नेस को एक छोटे से फार्म में ले जाता है जहाँ एक कैबिन है। वो एग्नेस से कहता है कि अब से ये उनका घर होगा और यहीं से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एग्नेस पूछती है कि उसके पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो वो जवाब देता है कि उसने पैसे उधार लिए हैं और वो चिंता ना करे, वो धीरे धीरे लकड़ियाँ बेचकर उधार चुका देगा। फिर वो सेलिब्रेशन वाली जगह वापस लौट आते हैं। जश्न मनाते मनाते रात हो जाती है। वुल्फ ने बहुत पी ली है। एग्नेस वुल्फ को अपने दोस्त लैंस के साथ देखती है, जिससे वो कह रहा है कि तुम काफी हैंडसम हो, और लैंस भी उसे हंसकर थैंक्स कहता है। फिर विदाई का वक्त आता है और जाते जाते एग्नेस का भाई उसे गिफ्ट देता है। वही कपड़े में लिपटी हुई उस औरत की कटी हुई उंगली, यानी कि वो एग्नेस का भाई ही था जिसने उस औरत की उंगली काटी थी। रात में एग्नेस उस उंगली को लेकर प्रेयर पढ़ती है कि ईश्वर उसे जल्द से जल्द औलाद की खुशी दे, और उस उंगली को अपने बिस्तर के नीचे रख देती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस जमाने का कोई टोटका होगा और इसीलिए उस औरत की उंगलियां गायब थीं, क्योंकि एग्नेस के भाई की तरह और लोग भी उसकी उंगलियों को ले गए होंगे इस तरह के मकसद पूरा करने के लिए। खैर, रात में वुल्फ पूरा नशे में धुत आता है और चुपचाप सो जाता है। एग्नेस हैरान और डिसअपॉइंटेड है। उसने तो क्या क्या सपने देखे थे शादी की पहली रात के। खैर, अगले दिन सुबह भी एग्नेस के जागने से पहले ही वुल्फ अपने काम पर चला गया होता है। एग्नेस तैयार होती है और उस तालाब की ओर निकल पड़ती है जहाँ वुल्फ अपनी माँ के साथ मछलियाँ पकड़ता है। पर एग्नेस के लिए वो जगह नई है, उसे रास्ता नहीं मालूम, तो वो गाँव की कुछ औरतों से रास्ता पूछती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पेड़ दिखता है जिस पर एक ड्राइंग पोस्टेड है। उसमें उसी औरत जिसको हमने शुरुआत में देखा था, उसके क्राइम की डिटेलिंग है और उसके एग्जीक्यूशन की भी। थोड़ा और आगे जाने पर एग्नेस उसी जगह पहुंच जाती है जहां उस औरत का सर और बॉडी रखी हुई है। फिर एग्नेस जंगल से बाहर जाती है तो उसे वो तालाब मिल जाता है जहां वुल्फ अपनी माँ और बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहा था। वुल्फ की माँ यानी एग्नेस की सास एग्नेस को भी मछली पकड़ने की ट्रेनिंग देने लगती है। लंच ब्रेक के दौरान एग्नेस मजदूरों को ब्रेड बांट रही होती है। एक मजदूर उससे एक्स्ट्रा ब्रेड मांगता है क्योंकि आज उसे ज्यादा भूख लगी है। एग्नेस उसे ब्रेड दे देती है, पर उसकी सास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो स्ट्रिक्टली उसे कहती है कि सबको एक ब्रेड देनी है, मतलब एक ही देनी है। वो उस मजदूर से ब्रेड वापस ले लेती है। एग्नेस को अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करे, सास को नाराज भी तो नहीं कर सकती। फिर रात में घर लौटकर एग्नेस खाना बनाने लगती है तो उसमें भी उसकी सास नुक्स निकालने लगती है और अनाज कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखने हैं, सब बताने लगती है। एग्नेस ने सब कुछ ऐसे रखा था कि उसे लेने में आसानी हो, पर वो अपनी सास से बहस नहीं करती और चुपचाप सुनती है। अपनी सास के जाने के बाद वो वापस सारा सामान उसी जगह रख देती है जहाँ से उसे निकालने में आसानी होती है। खैर, रात में फिर एग्नेस प्रे करके बिस्तर के नीचे उस उंगली को रखती है, लेकिन उस रात भी वुल्फ उसकी ओर पीट करके सो जाता है। उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। एग्नेस बहुत दुखी और अपसेट हो जाती है। अगले दिन चर्च में एग्नेस बेबी जीसस की मोम की स्टैचू से प्रे करती है ताकि वो जल्द से जल्द माँ बन सके। फिर वो नहर किनारे पहुँचती है जहाँ गांव की औरतें कपड़े धोने के लिए इकट्ठी हुई हैं। यहाँ एग्नेस की जान पहचान एक हम उम्र लड़की से होती है जो कि प्रेग्नेंट है। एग्नेस उसके हेयर कोम की तारीफ करती है तो वो लड़की उसे वो तोहफे के तौर पर दे देती है। एग्नेस उसे थैंक्स कहती है। फिर एग्नेस को जंगल में लेटी हुई नींद आ जाती है। जब वो जागती है तो देखती है कि शाम ढल चुकी है। वो भागकर अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास खाना बना रही है। एग्नेस उसकी मदद करने लगती है, पर उसकी सास उसे मना कर देती है और पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी। एग्नेस झूठ बोल देती है कि वो चर्च में थी। उसकी सास कहती है कि उसकी ड्यूटी है कि वो घर का ध्यान रखे, अपने पति का ध्यान रखे।
ऐसा ना करने पर गॉड भी उससे नाराज ही रहेंगे, चाहे वो जितना भी प्रे कर ले। वो एग्नेस का लाया हुआ एक प्लान भी फिकवा देती है। एग्नेस बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसकी सास सारे काम निपटा कर चली जाती है। एग्नेस वुल्फ से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ यहाँ रोज आएंगी? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वुल्फ कहता है कि ऐसा नहीं है, उनके लिए भी ये सब नया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तीसरी रात भी एग्नेस और वुल्फ के बीच कुछ नहीं होता। वुल्फ सो जाता है तो एग्नेस वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ उसने छोटा सा प्रेयर रूम बनाया हुआ है, और रात भर वहीं प्रे करती है। अगली सुबह एग्नेस तैयार होकर बाकी सबसे पहले ही तालाब पर पहुंच जाती है, ताकि कुछ मछलियां पकड़ सके, और उसकी सास और उसका पति उसकी डेडिकेशन देखकर उसकी कल की गलती भूल जाएं। पर वो कीचड़ में फंस जाती है। इस बीच वुल्फ और बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं। वुल्फ उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम डूब सकती थी। उसकी सास भी कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों से मछलियां डर जाएंगी और पकड़ में नहीं आएंगी। यानी कि फिर से बेचारी एग्नेस ने चाहा कुछ और हो कुछ और ही गया। फिर रात में गांव का कोई आदमी उनके घर आता है और वुल्फ से कहता है कि वो जल्दी उसके साथ चले, लैंस को कुछ हो गया है। वुल्फ तुरंत उस आदमी के साथ चल पड़ता है और एग्नेस भी उनके पीछे पीछे हो लेती है। लैंस के घर पर जाकर उन्हें पता चलता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसकी माँ रो रो कर सबसे गुजारिश कर रही है कि वो उसे उसके बेटे को दफनाने दे, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वुल्फ दुखी मन से लैंस की बॉडी को अपने कार्ट में डालता है और वहाँ से ले जाता है। अगले दिन चर्च में प्रीस्ट गांव के लोगों से कहता है कि लैंस को दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि खुदकुशी एक बहुत बड़ा सिन है। ईश्वर ने जो जिंदगी तुम्हें दी है उसे तुम्हें छीनने का कोई हक नहीं। लैंस ने जो किया वो मर्डर से भी बड़ा सिन है। एवा यानी कि वो औरत जिसने बेबी को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया था, कम से कम उसने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया था, जिस वजह से उसे ईश्वर से माफी मिल गई थी, और एग्जीक्यूशन के बाद उस पाप से मुक्ति उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन लैंस के किए पाप की कोई भरपाई नहीं है, इसीलिए उसकी बॉडी को जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए नर्क की आग में जलती रहेगी। यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि एवा यानी कि वो औरत जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, उसने उस बच्चे की जान इसीलिए ली थी ताकि उसे चर्च की तरफ से एग्जीक्यूशन मिल जाए। वो और जीना नहीं चाहती थी, पर खुदकुशी उसके लिए ऑप्शन नहीं था। वो अपना हशर लैंस जैसा नहीं करवाना चाहती थी। उस जमाने में उस जगह का यही रूल था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। साथ ही यहाँ ये भी अब तक क्लियर हो चुका है कि वुल्फ गे है और वो लैंस में इंटरेस्टेड था और लैंस भी उसे पसंद करता था। वुल्फ की शादी के बाद लैंस समझ चुका था कि उसे वुल्फ का साथ कभी नहीं मिलेगा, और अगर ये बात सोसाइटी में फैल जाती कि वो गे है, तब तो उस वक्त समाज में क्या होता हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वुल्फ भी ये बात जानता तो है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जैसे उसकी जिंदगी चल रही है चलने दे रहा है। पर इस सब का खामियाजा तो एग्नेस को भुगतना पड़ रहा है। वो कभी उसे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो वो उससे चाहती है, और जब कुछ वक्त में वो माँ नहीं बन पाएगी तो लोग उस पर ही उंगली उठाएंगे। खैर, चर्च से लौटते वक्त एग्नेस लैंस की बॉडी को जंगल में एक तरफ डंप किया हुआ पाती है, जिसे बस यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन काम के दौरान लंच ब्रेक में वो प्रेग्नेंट लेडी एग्नेस से 2 ब्रेड्स मांगती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जान है तो उसे 2 लोगों के बराबर खाना चाहिए। पर एग्नेस चाहते हुए भी उसे 2 ब्रेड्स नहीं देती, क्योंकि वो अपनी सास को फिर से नाराज नहीं करना चाहती। घर लौटते वक्त एग्नेस डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से में अपनी जबान कांटे से जख्मी कर लेती है, और फिर उस एग्जीक्यूशन पॉइंट पर जाकर एवा की डिकैपिटेटेड बॉडी के पास जाकर लेट जाती है। वो फिर से देर शाम घर लौटती है तो अपनी सास को अपने पति से उसकी शिकायत करते सुनती है। वो वुल्फ से कहती है कि उसे इसी गांव की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। एग्नेस उसके घर का, उसके मवेशियों का, किसी का ध्यान ढंग से नहीं रखती, और उसने अभी तक बच्चे की खुशखबरी भी नहीं सुनाई है, और हर शाम ऐसे ही देरी से आना वो एक बोझ बन चुकी है। एग्नेस को बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर, और अंदर जाने की बजाय वो वहाँ से भागकर अपने मायके पहुँच जाती है। उसकी माँ और उसका भाई उसे अचानक वहाँ ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं। एग्नेस कहती है कि वो अपने पति के पास वापस नहीं जाएगी, उसे डर लगता है। उसका भाई पूछता है कि क्या वुल्फ ने तुम्हें मारा, तो वो कहती है कि नहीं। तो उसका भाई और उसकी माँ कहते हैं कि उसे वापस जाना ही होगा, अब वही उसका घर है। वो उसे अंदर नहीं आने देते, तो वो घर के बाहर ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद वुल्फ वहाँ आ जाता है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, पर वुल्फ उसे उठाकर जबरन ले जाता है। एग्नेस फिर से उसी जगह आ गई है जो उसे कैद खाने सी लगती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो हैवी डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। पूरे दिन वो बिना नहाए धोए बिस्तर में पड़ी रहती है।
घर का काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो वुल्फ उसे एक नाई के पास भेजता है। उसे उस जमाने का वैद्य या हकीम कह सकते हैं। वो एग्नेस की गर्दन के पीछे घोड़े के बाल सिल देता है और कहता है कि वो इसे टाइम टू टाइम हिलाती रहे, जिससे उसके दिमाग का जहर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। उस जमाने में लोग ऐसी रेमेडीज किया करते थे। घर लौटते वक्त उसे जंगल में एक बेबी रोता हुआ मिलता है। वो उसे घर ले आती है। वो अपने पति और सास से कहती है कि ये एक मिरेकल है और उनके लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, पर वो दोनों उसे बच्चे को वापस वहीं रख कर आने को कहते हैं जहाँ से वो लेकर आई है। उसकी सास उससे ये भी कहती है कि उसे बच्चे चाहिए तो खुद के पैदा करे। बेचारी एग्नेस जंगल में जाती है तो उस बच्चे के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो चुपके से बच्चे को वापस उसी जगह रखकर चली आती है। अब एग्नेस का डिप्रेशन और बदतर हो जाता है। वो खुद को खत्म करने के लिए चूहे मारने की दवा खा लेती है और जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो वुल्फ से कहती है कि वो प्रीस्ट को बुला दे क्योंकि उसे कुछ कन्फेस करना है। वुल्फ प्रीस्ट को लाने जाता है पर अकेला ही लौटता है और एग्नेस को बताता है कि प्रीस्ट आज अपने घर पर नहीं है, पर कल वो उसे उनके पास ले जाएगा। अब इस डर से कि कहीं वो ये बात बिना किसी को बताए न मर जाए, वो वुल्फ से ही कन्फेस कर देती है कि उसने चूहे मारने की दवा खा ली है। वुल्फ ये सुनकर घबरा जाता है और किसी तरह एग्नेस को उल्टी करवाकर पॉइजन बाहर निकलवा देता है। एग्नेस की जान फिलहाल के लिए बच जाती है। अगले दिन वुल्फ अपनी माँ के कहने पर एग्नेस को उसकी माँ और भाई के पास छोड़ आता है और कहता है कि वो डेविल्स बाथ में है। उसने खुद को मारने की कोशिश की तो उस जमाने में जो लोग ये सब करते होंगे और जिनकी हालत एग्नेस जैसी होती होगी, डिप्रेशन में रहते होंगे, उन्हें पोजेस्ड समझा जाता होगा और इसी चीज को डेविल्स बाथ कहा जाता होगा। अगली सुबह एग्नेस जल्दी उठ जाती है और तैयार होकर घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक छोटा लड़का दिखता है जिससे वो एक श्राइन तक का रास्ता पूछती है। वो एग्नेस को उस जगह तक ले जाता है तो वो कहती है कि अगर वो उसके साथ प्रे करेगा तो वो उसे एक कॉइन देगी। लड़का मान जाता है और जब वो प्रे कर रहे होते हैं उसी दौरान एग्नेस उस लड़के के गले में चाकू से स्टैब करती है। वो लड़का मदद के लिए चिल्लाता है, एग्नेस से मिन्नत करता है कि वो उसे छोड़ दे, पर एग्नेस उसकी एक नहीं सुनती और उसे जान से मार ही डालती है, ये कहते हुए कि अब वो कभी कोई सिन नहीं करेगा और गॉड का एंजल बनेगा। एक तरह से वो अपने किए को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। फिर वो चर्च के प्रीस्ट के पास पहुंचती है और जैसे एवा ने कहा था वैसे ही वो भी उससे कहती है कि उससे एक क्राइम हुआ है। फिर हम एग्नेस को चर्च के प्रिजन में देखते हैं। वो प्रीस्ट के आगे अपना हर गुनाह कन्फेस करती है। वो कहती है कि उसने अपने पति, अपने घर की अनदेखी की है, सास के बारे में बुरा सोचा है और अब उसने एक मर्डर भी कर दिया है और अब वो जीना नहीं चाहती, पर मरने से पहले वो कन्फेस करके इन पापों से मुक्ति चाहती है। प्रीस्ट उसका कन्फेशन सुनकर कहता है कि उसे उसके पापों से मुक्ति मिल गई है। इतना सुनकर एग्नेस बुरी तरह रोने भी लगती है और हंसने भी। फिर हम देखते हैं कि एग्नेस को कार्ट में डालकर उसी एग्जीक्यूशन वाले स्पॉट पर ले जाया जाता है। गांव के सब लोग वहां मौजूद हैं। उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए उसके सर पर एक कपड़ा रख दिया जाता है और सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल एवा की तरह। उसकी गर्दन से निकलता खून बाल्टी में इकट्ठा कर लिया जाता है और गांव के लोग सिक्के देकर उसका खून अपने कप्स और मग्स में लेने लगते हैं पीने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि एब्सोल्यूशन मिले हुए एग्जीक्यूटेड लोगों का ब्लड पीने से उन्हें भी पुण्य मिलेगा। एक तरह से ऐसे लोगों की बॉडी, उनका ब्लड, उनके बॉडी पार्ट्स सब पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए एवा की उंगलियां गायब थीं। उन्हें गांव वाले ले गए थे। शायद उन्होंने एवा का ब्लड भी इसी तरह पिया होगा और बाद में एग्नेस की भी उंगलियां वगैरह वो लोग ले जाएंगे। फिर एग्नेस का सर पाइक पर रख दिया जाता है। बाद में उसे भी एवा की सर की तरह केज में रख दिया जाएगा। गांव के लोग इस दौरान नाच गाना और जश्न करने लगते हैं। एक पेड़ पर हम ड्राइंग पोस्ट की हुई देखते हैं। जैसे वो एवा की एग्जीक्यूशन की कहानी बयान करती थी, अब वो एग्नेस की कहानी बयां कर रही है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जिसके साथ ही हमें ये बताया जाता है कि 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में जो लोग खुद को मारना चाहते थे वो मर्डर कमिट करते थे ताकि उन्हें चर्च की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाए। कन्फेशन के बाद ऐसा माना जाता था कि उनके पाप धुल गए हैं और उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। इसीलिए वो खुदकुशी करके नर्क जाने की बजाय ये रास्ता चुनते थे। ज्यादातर ऐसे केसेस में औरतें होती थीं और उनके विक्टिम्स बच्चे हुआ करते थे। अकेले जर्मनी में ऐसे 400 केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं और इस फिल्म में दिखाई गई एग्नेस और एवा नाम की औरतों की कहानी सच्ची है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।